उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले विपक्ष के पास क्या है, बीजेपी के पास क्या है, इसकी लड़ाई तो है ही। साथ ही साथ कई लोगों को ये संदेह होता है कि जनता को लुभाने के लिए मुद्दों के आधार पर उसे एकजुट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाव से ठीक पहले माहौल क्या बनता है, इसके आधार पर दरअसल वोटिंग होती है। और माहौल बनाने के लिए किसके पास क्या है, विकास के मुद्दे तो हैं ही, साथ ही साथ हिंदुत्व का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा। इसके अलावा अगर विपक्ष की बात करें तो बीजेपी की सरकार की नाकामियों पर हमला करने का मुद्दा, और साथ ही साथ बीजेपी के पास परिवारवाद पर वार करने का मुद्दा। ये तमाम चीजें हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल चुनावी जंग से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां किस तरह से तैयार हैं अपने सियासी हथियारों के साथ। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। यूपी में चुनावी रणनीति की धार तेज। महंगाई, बेरोजगारी, किसान पर अटका विपक्ष। विकास, हिंदुत्व, योगी मोदी फैक्टर पर बीजेपी का दांव। चुनाव में बस जीतना होता, जीतने का फॉर्मूला बस हिट कराना होता। खासकर जब चुनाव दिलचस्प हो तो मुद्दों पर बात कम, माहौल पर ज्यादा बनती है। कुछ ऐसा ही हाल यूपी के चुनाव में देखने को मिलता है। यूपी के चप्पे चप्पे पर बीजेपी के बड़े नेताओं की तैनाती, धुआंधार चुनाव प्रचार, योगी का विकास मॉडल, मोदी मैजिक, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद जैसे सियासी हथियारों के बल पर बीजेपी हमेशा विपक्ष पर भारी रही है। इस बार भी विपक्ष बीजेपी के माहौल में जैसे दबती नजर आ रही है। तो क्या है बीजेपी के पास? योगी का विकास मॉडल, योगी मोदी का फैक्टर, हिंदुत्व वोट मशीन, राष्ट्रवाद, परिवारवाद पर वार। बीजेपी के सियासी खजाने से विपक्ष हमेशा जलता रहा है। योगी के विकास को नकारता है, हिंदुत्व को बीजेपी का एजेंडा कहता है, योगी मोदी फैक्टर को बेअसर बताता है, राष्ट्रवाद को बीजेपी की गलत सोच कहता है, और हर मुद्दे पर विपक्ष खुद को बेहतर बताने में लगा है। लेकिन विपक्ष के पास क्या है मुद्दे? बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई, किसान आंदोलन, पेट्रोल डीजल, बिजली पानी, सरकार पर सियासी हमले। ध्यान से देखें तो बीजेपी के पास विपक्ष के तमाम मुद्दों का जवाब है, बेरोजगारी से किसान आंदोलन तक। लेकिन विपक्ष मुद्दों को खंडित कर सरकार को घेरने का काम कर रहा है। गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात तय है, चुनाव के वक्त जनता के दिमाग में जो मुद्दे ज्यादा कौंधेंगे उसी पर वोट भी होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और माना जाता है कि चुनाव से ठीक पहले खूब धुआंधार चुनाव प्रचार, विकास के मुद्दे, तमाम उपलब्धियां, नाकामियां, सब तरह की बात होती है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जो जितना अधिक माहौल बना पाता है अपने फेवर में, उसी के ऊपर वोटिंग ज्यादा होती है। क्या है इसमें दम? अभी तक तो सारी चीजें इसी तरह से दिखती रही हैं। अंदर अंदर विकास का भी काम करता है, तो अंदर अंदर और भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर जनता आकर के टिकती है। कृष्ण मोहन पांडे जी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। ओंकार नाथ सिंह जी हैं, नेता कांग्रेस के। ओंकार जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। इसके बाद दीपक शंखधार, संघ विचारक, इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और डॉक्टर सुनील कौशिक इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं सर, आप क्या लगता है डॉक्टर सुनील कि जो चीजें विपक्ष, ठीक है विपक्ष के पास भी बहुत कुछ कहने के लिए है, महंगाई का मुद्दा,
बेरोजगारी का मुद्दा, किसान आंदोलन में जिस तरह से सरकार की घेराबंदी की गई विपक्ष की तरफ से, और भी कई मुद्दे, पेट्रोल डीजल पर भी खूब विपक्ष की तरफ से शंखनाद बजाया गया, कुछ असर भी हुआ। बीजेपी के पास भी अपने उसके पास एक अलग तरह के मुद्दे हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा तो हिंदुत्व का मुद्दा, इसके अलावा योगी का मॉडल, योगी मोदी फैक्टर, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। क्या इन्हीं सब चीजों पर वोटिंग होगी, या फिर चुनाव से ठीक पहले जो पार्टी जितना माहौल बना पाएगी उस पर जनता आकर के टिकेगी? बताइए सर। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुद्दे तो चुनाव के समय जो तात्कालिक घटनाएं होती हैं उस पर निर्भर करता है कि आखिर में माहौल क्या है, क्योंकि तमाम आपने चुनाव देखा होगा कि जब पहले चक्र से शुरू होता है और अंतिम चक्र तक पूरा परिदृश्य चुनाव का बदल जाता है। लेकिन जो भी मुद्दे हैं चुनाव से संबंधित या जनता से संबंधित मुद्दे, मुझे लगता है कि विपक्ष उनकी आवाज नहीं बन पा रहा है, और जब तक जनता के बीच के मुद्दे जो हैं वो जनता को न लगे कि विपक्ष ईमानदारी से हमारे मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है या अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। और जब ये जनता महसूस कर ले कि नहीं सिर्फ हमारे मुद्दों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से जनता उसके साथ होती है। लेकिन पिछले 2 दशक की हम बात करें, तमाम चुनावों की जो 2 दशक के बीच में चुनाव हुए हैं, लगता है कहीं ना कहीं जनता को कि विपक्ष अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ता है। इसलिए उसके कुछ सही मुद्दे भी रहते हैं, लेकिन वहां जनता पहुंच नहीं पाती। बिल्कुल। अब जैसे कर्नाटका में जब सरकार आई तो पूरे देश के विपक्ष के नेता एक मंच पर थे। दिल्ली में जब चुनाव आया तो एक मंच पर सारे नेता थे और तमाम चीजें कही गईं। आप किसी व्यक्ति को टारगेट लेके जब चलते हैं तब मुझे लगता है कि जनता असमंजस की स्थिति में रहती है, और सिर्फ आप ये कहेंगे कि हमारा अस्तित्व, हमारी पार्टी का अस्तित्व कैसे बचेगा, इस पर लड़ाई लड़ी जाएगी कि यादव परिवार का वर्चस्व कैसे बना रहे, बहन जी का वर्चस्व कैसे बना रहे, गांधी परिवार का वर्चस्व कैसे बना रहे, इस पे चुनाव लड़ा जाएगा और इसी के इर्द गिर्द चुनाव घूमेंगे। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव नहीं है, सिर्फ अपने वर्चस्व की लड़ाई है, और जनता इस बात को समझती है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जब 2014 से पहले चुनाव थे, महंगाई थी। मैं चाह रहा हूं कि सबके ऊपर मैं आऊं, सबको कम से कम 1.5 2 मिनट का टाइम दिया जाए। चलिए अगले जो मैं जिनके पास आना चाह रहा हूं, दीपक शंखधार जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आरएसएस संघ विचारक। दीपक जी, एक बात खूब उछल रही है कि देखिए, मुद्दे चाहे जितने भी हों, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, विकास का मुद्दा, योगी मॉडल, योगी मोदी फैक्टर, लेकिन एक ऐसा हथियार है बीजेपी के पास, और उसमें आरएसएस की तरफ से बड़ा सहयोग किया जाता है, और वह है हिंदुत्व का। क्या लगता है कि तमाम तरह की चीजें अपनी तरफ, हिंदुत्व अपनी तरफ, माहौल बनाने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है? बताइए सर। बड़ा बेहतरीन बात आपने गौरीशंकर जी कही कि तमाम बातें एक तरफ। बोलिए, मैं पता नहीं कितना बेहतरीन बात कर रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा और बेहतरीन बताइए। बेहतरीन आपने बात कही, बड़ी शानदार बात कही कि सारी बातें एक तरफ। मैं तो कहता हूं कि एक विषय होना चाहिए, राष्ट्र का विषय, समाज का विषय। समाज कैसे सुदृढ़ीकृत हो, समाज में कैसे सकता है, इस पर बात होनी चाहिए, और जब होगी तो सब कुछ ठीक चलने वाला है। अब विपक्ष की बात यदि करें तो विपक्ष का काम समन्वय बैठाना है। यदि कुछ कार्य हो रहा है और वो राष्ट्र के हित में हो रहा है, तो उसके राष्ट्र के हित में कार्य करने में अपना सहयोग करें। नहीं तो एक चीज बताएं मुझे दीपक, क्या बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल डीजल के बढ़ते, अब तो थोड़ा सा ठीक है कंट्रोल हुआ है, फिर भी बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है, किसान आंदोलन के मुद्दे, क्या ये सब राष्ट्रवाद के मुद्दे नहीं है? क्यों इसको बीजेपी या फिर आप लोग आरएसएस के लोग कहते हैं कि नहीं, राष्ट्रवाद अलग है और ये सब सारे मुद्दे अलग अलग हैं? क्या महंगाई, बेरोजगारी पर बोलना पाप है क्या? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो ये सब विकल्प जो है, ये सारे डायमेंशंस उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। कैसे इंक्लूडेड है बताइए ना सर, ये तो बताना जरूरी है ना। अगर आप, हाँ मैं आऊंगा, मैं ठीक है, आप समझिए मेरी बात, हाँ, बात पूर्ण होने दीजिए कि भारत जैसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से यदि देखें तो भारत जैसे विशालतम देश में ये सब मुद्दे एक सतत प्रक्रिया में हैं। इन पर जो कार्रवाई की जा रही है, इन पर जो
योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है वो भी एक सतत चलने वाली है और ये धीरे धीरे पूर्ण होने वाले हैं। आप देखिए आज जनता जागरूक इस विषय पर हुई है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और उस विषय पर कानून मुझे एक बात जानना है, मुझे आपसे एक बात दीपक जानना है, बहुत कम शब्दों में इसका आंसर दीजिएगा। क्या आप जो 10 साल 15 साल पहले हिंदुत्व का जो स्वरूप था जो पार्टियों की तरफ से उठाया गया, क्या इस बार के चुनाव में हिंदुत्व का एक अलग स्वरूप दिखाया जाएगा? ऐसा कुछ है क्या आप लोगों के पास कि कुछ अलग रंग रूप दिखाया जाएगा या जो है उसी को और विस्तृत करके बताया जाएगा? गौरी शंकर जी, हिंदुत्व जो है आदि और अनादिकाल से चलने आने वाली एक वो है, विचारधारा है। इसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, बस इसको किसी ने छिपाने का कार्य किया। हाँ। किसी ने राक्षसी संस्कृति को आगे करके दैवीय संस्कृति को। चलिए ठीक है, मैं दीपक मैं आता हूँ थोड़ी देर। हाँ ठीक है दीपक, मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आता हूँ। सबको एक एक मौका जरूरी है। कृष्ण मोहन पांडे जी के पास में आ रहा हूँ। कृष्ण मोहन पांडे जी, आप लोग कहते हैं कि हमारे पास देखिए योगी का विकास मॉडल है, हर जगह हम लोगों ने बेहतरीन काम किया है, चाहे रोजगार देने का मामला हो, महंगाई पर भी आप लोगों ने एक तरह से चोट है ना, सरकार के नियम कानून नीतियां उसकी वजह से चोट दी गई हैं। और इसके अलावा किसान आंदोलन को भी आप अपने फेवर में मानते हैं। तो फिर जब हर जगह आप लोगों ने विकास किया ही, हर जगह आप लोग विकास दिखा ही रहे हैं, तो फिर ये महंगाई, बेरोजगारी है ना, लगातार आपकी सरकार की नाकामियों पर इतना प्रहार विपक्ष की तरफ से क्यों किया जा रहा है? नया क्या रहेगा सर? हिंदुत्व का मसला ठीक है उठ रहा है, लेकिन हिंदुत्व को किस तरीके से पेश करना चाहेंगे इस बार आप? देखिए क्या है कि विपक्ष क्या मुद्दा उठा रहा है। विपक्ष का कार्य ही होता है पक्ष की किए गए कार्यों पे आलोचना करना, उस पे प्रहार करना। तो ये व्यक्तिगत उसका विपक्ष का मानना है और विपक्ष करे वो उसका अपना व्यक्तिगत है। परंतु भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य से, जिस इरादे के साथ, भारतीय जनता पार्टी कभी वादा नहीं करती, इरादे के साथ राष्ट्र के लोगों को अपनी बातें पहुंचाती है। क्या है, हम आए थे कि विकास करेगी, तो विकास मतलब विकास एक सतत प्रक्रिया है। एक समय के साथ विकास के दृष्टिकोण बदल जाते हैं, मानक बदल जाते हैं। किसी क्षेत्र में कभी रोड की आवश्यकता थी, रोड बना तो फिर उसी क्षेत्र में कभी हाईवे की भी आवश्यकता पड़ेगी और हाईवे के बाद से वहां पे ढेर सारे उपकरण भी अन्य चीजों के लगाने होंगे। तो विकास के मॉडल समय के अनुसार बदलते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है समयानुकूल है, जो आज समय की मांग है उस पर विकास करेगी। और रही बात, कोई भी विकास तभी भी संभव हो सकता है जब उस राज्य में या उस देश में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से हो, कानून का भय हो लोगों के पास। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और देश में कानून व्यवस्था लागू करने के लिए जो भी बेहतर कदम हो सकते हैं उसको उठाया गया है। उसके बाद से जब कानून व्यवस्था ठीक हुआ उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश था जो बीमारू राज्य कहलाता था। नहीं ठीक है, वो सब छोड़िए, वो सब रहने दीजिए। वो बीमारू राज्य क्या सर? अब नीति आयोग की रिपोर्ट आई तो उसमें कहा, मतलब वो तो बहुत स्थिति खराब है, बिहार की स्थिति खराब, झारखंड की स्थिति खराब, तो उत्तर प्रदेश की भी स्थिति खराब। तो बाकी जो दावे आप लोगों की तरफ जो किए जा रहे हैं उसमें देखिए बहुत सारा झोल तो है ही ना। विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो अब मुझे लगता है कि उस पर बहुत विचार करने की जरूरत है। जनता समझ पाएगी या नहीं समझ पाएगी, ये बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव से पहले जो माहौल बनाने में आगे निकल जाएगा किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसान का आंदोलन हो, हिंदुत्व का मसला हो, या फिर राम मंदिर की उपलब्धि हो, या फिर योगी का विकास मॉडल हो, योगी मोदी फैक्टर हो, जो निकल जाएगा वो जीतेगा। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं, तुरंत आते हैं। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार
जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। 4.5 साल, कह ले 5 साल में क्या सीएम योगी ने कुछ भी काम नहीं किया? काम तो किया, काम दिख भी रहा है, हर जगह दिख रहा है काम। लोग ये कह रहे हैं, जनता कह रही है, मीडिया भी कई चीजों को दिखा करके बताने की कोशिश कर रहा है कि काम तो हो रहा है। विपक्ष को नहीं दिख रहा है, कई जगह काम नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है। विपक्ष भी अपनी जगह सही है। मैं इस बात को लेकर के चलूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। ओंकार नाथ जी इस वक्त हमारे साथ हैं। ओंकार जी, एक बात बताएं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, ठीक है, ये मसले वाकई बहुत ही गंभीर मसले हैं और इन मसलों पर बातचीत होनी चाहिए। बातचीत अगर कोई करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर तो मानकर चलिए कि जनता भी उसे समझाने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोग भी इन चीजों को किस तरीके से रख कि चुनाव से ठीक पहले कई दूसरे मुद्दों पर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर पहले जो कह रहे थे डॉक्टर सुनील कौशिक की, क्या अस्तित्व बचाने की लड़ाई है या फिर कुछ जीतने का भी कुछ एक प्लान है कांग्रेस पार्टी का? बताइए सर। देखिए कृपाशंकर जी, मैं आपको एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में 4 दल हैं जिनका एक अपना अस्तित्व है। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी। और इन चारों दलों ने कई बार प्रदेश में सरकार भी बनाई है। किसी का अस्तित्व कब हो जाए, 1-2 बार हारने से या 3 बार हारने से या 4 बार हारने से उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। उदाहरण के लिए आपको बताऊं, 1952 में जब जनसंघ बने और जनसंघ बनने के बाद मैं समझता हूं 1977 तक कभी 4, कभी 5, कभी 6 सांसद इनके होते थे। बिल्कुल सही बात है। 67 में एक बार 98 विधायक इनके हुए थे जब इन्होंने फ्लोर क्रॉस किया था चौधरी चरण सिंह साहब ने, और पहली बार संयुक्त विधायक सरकार बनी थी। 77 में
जनता पार्टी का निर्माण हुआ और जनता पार्टी बनी, और उसके बाद फिर टूटी, कांग्रेस फिर सत्ता में आई। उसके बाद 80 से लेके और 89 तक कांग्रेस सत्ता में रही। 89 के बाद फिर कांग्रेस सत्ता के बाहर गई, फिर 2004 से लेके और 2014 तक सत्ता में रही। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये समय समय से होती हैं। जनता बड़ी समझदार है, जब वो देखती है कि ये लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, ये इसकी गारंटी कांग्रेस पार्टी कैसे दे पाएगी कि महंगाई का मुद्दा भी उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा रहे हैं, किसान आंदोलन का मुद्दा भी उठा रहे हैं। चलिए बीजेपी को हम हटा देते हैं, समाजवादी पार्टी बसपा भी इसी मुद्दे को उठा रही है, तो इसकी गारंटी कांग्रेस कैसे दे पाएगी कि वोट आप ही को मिलेगा? ये तो जनता फैसला करेगी, इसकी गारंटी हम नहीं देंगे, तो मतलब जनता देगी। मतलब माहौल अपना फैसला करेगी। चारों का उसने शासन देखा है, चारों के शासन में जनता खुद ही तय करेगी कि भाई किसका क्या रहा है अच्छा योगदान। तो क्या ओंकार जी देखिए समय चलती थी, सुन लीजिए गौरीशंकर जी, जब नौकरी की बात चलती थी कांग्रेस के शासनकाल में, जो जिनके घरों में नौकरी मिल रही है उनके जो फादर हैं, मतलब उनके जो गार्जियन हैं, वो जानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में नौकरी किस तरह से मिलती थी, जो आज कैसे मिल रही है। ये उनको सबको मालूम है। चलिए ठीक है। और दूसरी चीज सुन लीजिए, दूसरी चीज ये कहने का मतलब ये है कि जब कभी आप हम जब बताने चलेंगे तो हम भी आप बताते हैं कि हमारे समय में शुरू में 6 मेडिकल कॉलेज सरकार के थे। कौन कौन से थे? लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, झांसी और गोरखपुर। लेकिन आप ये देख लीजिए कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज से बढ़िया कितनी सरकारें आई, कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज बन पाया उत्तर प्रदेश से? नहीं बन पाया। और जो हायरार्की है उसी हायरार्की में आज भी सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, वही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने आके इनको क्रॉस नहीं किया। सर तो क्या हो गया अगर इतने बेहतरीन काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए और मुद्दे भी आप लोग ठीक ढंग से उठाते हैं, तो क्या माहौल नहीं बना पाते आप लोग, उसमें पिछड़ जा रहे हैं? ये सवाल है। मैं आता हूं सर, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा इस सवाल लेकर के। मैं आऊंगा सर। ओंकार सब अच्छा ही करते हैं। हाँ ओंकार जी, मैं कुछ गलतियां हुई होंगी और उस गलती की सजा जनता ने हमको दी। अब पता नहीं सर, देख रही है। अब राजनीतिक गलतियों का मतलब भी अलग होता है सर। एक तो गलती का मतलब होता है कि भाई किसी तरह से कोई बहुत बड़ा पाप हो रहा है। ये गलती वो होती है कि जनता को समझा नहीं पाए, जनता क्या समझना चाहती है, ये बड़ा सवाल है। शौकत अली जी के पास मैं आता हूं। शौकत अली जी एक बात बताएं, माहौल खूब बना रहे हैं आप लोग, खूब धुआंधार प्रचार चल रहा है, अखिलेश यादव खूब जम करके बीजेपी सरकार पर प्रहार भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं सर, जनता इस बात को जानना चाहती है कि आपका मुद्दा बेरोजगारी का है, आपका जो मुद्दा किसान आंदोलन का है, आपका जो मुद्दा महंगाई का है, ये बाकी पार्टियों से कैसे अलग है? क्या आप ऐसा बता रहे हैं कि ताकि लोगों को लगे कि नहीं, ये समाजवादी पार्टी जो बता रही है महंगाई वाला और बेरोजगारी वाला पर जो तर्क दे रही है वो ज्यादा सटीक है, इसी को वोट दिया जाए? मतलब माहौल बनाने की कोशिश हो रही होगी ना सर? क्या माहौल बना पा रहे हैं, बताइए सर। गौरी शंकर जी, आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम की, आपको माहौल का अंदाजा लग गया होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने आप को अंधकार में महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो काम भारतीय जनता पार्टी कहकर आई थी वो काम नहीं हुए हैं। इस बात को मैं इसलिए बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, कल पुरानी पेंशन को लेके कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। और वहां एक चिट्ठी का बार बार जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद हुआ करते तो एक चिट्ठी लिखी थी और पुरानी पेंशन के, हमारी पेंशन के वो पैरोकार थे, कह रहे थे कि पेंशन मिलनी चाहिए। आप चिट्ठी लिखकर श्रेय ले रहे थे, विपक्ष में थे इसलिए श्रेय ले रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ महाराज, आप क्यों निंद्रावस्था में सत्ता में है, पेंशन बहाली क्यों नहीं करते? इसी तरह वो नौजवान भी आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। नौजवान कह रहा है कल हमारे रोजगार की बात होती थी, जब कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो लाखों रोजगार देंगे, लेकिन आज जब रोजगार की बात होती तो पर्चा लीक हो जाता है, तमाम तरह के आडंबर खड़े हो जाते हैं। नौजवान आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा, और समाजवादी सरकार में जो नौजवान रोजगार पे थे वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि समाजवादी सरकार आएगी तो हमारे भविष्य एक मिनट सर, जो भाषण देखिए प्रियंका गांधी भी दे रही हैं, खूब लोग उनके है ना, उन्हें सुनने के लिए भी लोग खूब आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी दे रहे हैं, मतलब ठीक ठाक आप लोग का भी देख पा रहे हैं, है ना। मैं अभी बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं कि जिन मुद्दों पर सबसे अधिक आस है आप लोगों का,
तमाम विपक्षी पार्टियों का महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, तो सरकार नाकाम है, कोई काम नहीं किया है, 4.5 साल में फेल है। वाकई में क्या सिर्फ कह देने से जनता मान जाएगी या फिर किसी पार्टी की तरफ से कुछ खास तरह की बात की जाएगी तब लगेगा कि हाँ, समाजवादी पार्टी जो कह रही है महंगाई पर वो सही कह रही है, बीजेपी वाकई में फेल है। बीजेपी तो कह रही है हमने तो सारा रोजगार दिया, महंगाई कम हो रही है, फिर कैसे बिलीव कैसे करेगी सर? कंपेयर अगर जनता करेगी तो बिलीव कैसे करेगी? आकलन करती है, सुन लीजिए गौरी शंकर, हाँ। जनता आकलन करती है। अब देखिए, जब विपक्ष के लोग मंच पे होते हैं तब भी हम लोग अपनी तारीफें बताने का काम करते हैं, अपने काम बताने का। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कुछ लोग सत्ता में 20 सेकंड में सर, 20 काम सेकंड नहीं बता पाते। हाँ, जब भी मंच पे आते हैं तब भी वो विपक्ष पे दोषारोपण करने पे लग जाते हैं। अरे मंच पे जब आते हैं तो जो सामने जनता बैठी होती, जो आपसे उम्मीद लगाए जनता बैठी होती, ये उम्मीद लगाए होती कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हो सकता कुछ ऐसा शब्द बोले जो मुझे लगे कि हाँ मेरे लिए किया गया होगा, अपने काम बताएंगे, हो सकता हमें ना पता हो, मुख्यमंत्री जी बता दें, उस योजना का नाम ले जाए, हमें जानकारी हो जाए, तो जनता उस चीज का हमें लाभ मिल जाए, ये उम्मीद लगाती है जनता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मंच पे खड़ा होते हैं तो वो पाकिस्तान चले जाते हैं, कभी वो किसी का घर गिराने चले जाते हैं, कभी लब जिहाद बताने लगते हैं, कभी वो राम मंदिर की याद दिलाने लगते हैं। ये भी तो मुद्दा है सर, हमारे प्रदेश का ये सब भी मुद्दा तो है ना बीजेपी का, ये सब मुद्दा तो है ही ना। गौरी शंकर, ये आपके लिए मुद्दा नहीं है, बीजेपी के लिए है मुद्दा। ये मुद्दा देखिए, सुनिए तो मुद्दों पे आपसे रोजगार मांग रहा, आप उसको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की बात बताने ये मुद्दा समाजवादी पार्टी की लिस्ट में भले ना हो, लेकिन बीजेपी की लिस्ट में तो है ना। डॉक्टर सुनील, एक मिनट सर, आते हैं सर, सबको मौका मिलेगा। पूरा प्रयास कर रहे हैं, नौजवान गुमराह होने वाला नहीं है। अब चलिए ठीक है सर, मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आता हूं, छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बने रहे हमारे साथ। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम, बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। क्या कमाल है, निरंतर शोध, अति उत्तम क्वालिटी, बहुत बढ़िया, और इसका स्वाद आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। चुनाव आते रहेंगे, चुनाव होते रहेंगे, जनता वोट करती रहेगी, सरकारें बनेगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन किसी भी प्रदेश की जो ज़रूरतें होती हैं वो हमेशा हर हाल में पूरी होती रहनी चाहिए। सरकार को इस बात की पूरी जानकारी हो, पूरी की पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने चाहिए। चलिए, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए। उनसे एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूँगा। डॉक्टर सुनील, एक बात बताएं, क्या उत्तर प्रदेश की जो सबसे अधिक ज़रूरत थी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात बने हुए थे, उसे देखते हुए क्या लगता है कि 4.5, मैं सिर्फ 4.5 साल की बात आपसे पूछ रहा हूँ, बाकी पहले क्या हुआ, ठीक है, अच्छा भी हुआ, खराब हुआ, इसमें भी अच्छा खराब सब कुछ हो रहा है,
क्या 4.5 साल में जो बुनियादी जरूरतें थी उत्तर प्रदेश की, सरकार ने उसे पूरा किया? और क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या रोड मैप है कुछ तैयार सरकार के पास, योगी सरकार के पास, कि अगर दोबारा आती है तो उस रोड मैप को पूरा करने के बाद उत्तर प्रदेश को एक उन्नत प्रदेश और बनाया जा सके, बेहतर किया जा सके? तो गौरी शंकर जी, मैं सारे राजनीतिक दलों के लिए कहूंगा कि सारे राजनीतिक दलों को यह समझना पड़ेगा क्या प्रदेश की या देश की, और इस प्रदेश की बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी की और समाजवादी पार्टी की और भाजपा की तीनों दलों की अलग अलग सरकार आई और पूर्ण बहुमत के साथ आई। ठीक है, न बहुजन समाज पार्टी की सरकार रिपीट हुई, न समाजवादी पार्टी की सरकार रिपीट हुई। तो ये समझना पड़ेगा सारे राजनीतिक दलों को, कांग्रेस को भी, कांग्रेस बहुत दिन से विपक्ष में है लेकिन कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि पर बेरोजगार अच्छा, एक रोजगार देने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर सुनील, एक मिनट, ऑडियो दिक्कत जा रही है आपकी, ऑडियो दिक्कत जा रही है। थोड़ी देर के बाद मैं सवाल लेकर के आपके पास आता हूं, थोड़ी देर के बाद आता हूं। और चलिए अब सीधे चलते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं कृष्ण मोहन पांडे जी। सर एक बात बताएं, ठीक है चुनाव है, चुनाव में वादे हैं, तमाम सियासी हथियार हैं, साथ ही साथ बीजेपी की उपलब्धियां, विपक्ष ठीक है कह रहा है कि नाकामियां हैं, कुछ भी काम 4.5 साल में नहीं हुआ है, लेकिन ये तमाम जो चीजें आप लोगों की तरफ से कही जाती हैं कि क्या बेरोजगारी की बात कर रहा है विपक्ष, क्या महंगाई की बात कर रहा है विपक्ष, किसान आंदोलन क्या कर रहा है, क्या बीजेपी ने कुछ नहीं किया इसके लिए? तो बताइए ना। थोड़ा सा मैं बात पूरी कर दूंगा ना आपका, तो मुझे लगता है ये सारे जवाब दे देंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि फिर वो नहीं आ पाएगा। अब ठीक है, मैं सारे राजनीतिक दलों को ये समझना पड़ेगा गौरी शंकर जी, क्या इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने से समस्या खत्म हो जाएगी? क्या सरकारी नौकरी कितनी है, क्यों बेरोजगार और रोजगार की लड़ाई लड़ी जा रही है? क्या इस प्रदेश को उद्योग देने से व्यवस्था खत्म होगी? क्या इस प्रदेश की जनता ने देखा है कि जब हम नौकरी करके शाम को जा रहे हैं तो लूट हो रहा है, किडनैप हो रहे हैं, किडनैप का धंधा औकारनाथ सिंह जी समझेंगे किस तरीके से किडनैप होकर शाम को एक हफ्ते में वसूली होती थी, कितने लाख पहुंचा जाइए वहां पे। क्या ये प्रदेश की जनता ने नहीं देखा? क्या तो रोजगार बढ़ा करके या व्यवसाय दे करके या तमाम ऐसी हिंदू मुस्लिम की बात दे करके क्या होगा? क्या इस प्रदेश की जनता ने दंगे नहीं देखे हैं? क्या प्रदेश की जनता चाहती है शांति, कानून व्यवस्था, और जो राजनीतिक दल इस प्रदेश की जनता को कानून व्यवस्था देगा तो उसको रोजगार भी मिलेगा, उसको व्यवसाय भी मिलेगा, उसको शांति भी मिलेगी, सारी व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन केवल अपना अपना, जैसे इस बहुजन समाज पार्टी की आई सरकार, तो मैंने इस प्रदेश में देखा कि 310 के मुकदमे इतने थानेबाज लग रहे थे कि लोग भयभीत हो गए, जैसे पुराने बदले लिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो देखा, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, किडनैप एक जिले में 10-10 किडनैप हो रहे हैं, ये भी प्रदेश की जनता ने देखा। ये सब समझना पड़ेगा। 4.5 साल में प्रदेश की जनता शांति चाहती है विकास के साथ साथ, और कानून व्यवस्था जब तक जो सरकार नहीं चाहेगी। मायावती की सरकार बड़ा अच्छी प्रशासक मानी जाती थी, लेकिन जो जाति धर्म के नाम पर जो द्वेष फैलाया गया, SC ST और OBC के नाम पर जो मुकदमे दर्ज हुए, वो समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, ये इस समीकरण को समझने के लिए मुझे लगता है सभी राजनीतिक पार्टियां भले ना तैयार हों, लेकिन जनता इस बात को समझती है और जनता इस बात को बेहतर तरीके से समझ रही। कृष्ण मोहन पांडे जी, मैं पूछना चाह रहा हूं सर, मुद्दे आपके पास में, विपक्ष के पास भी मुद्दे हैं, कैसे जनता को समझाने के लिए क्या है, अलग क्या करना पड़ेगा बीजेपी को इस बार? क्योंकि देखिए चुनाव जीतने का मतलब होता है तभी सत्ता में आ पाएंगे। बड़े बड़े जो सपने दिखाए जा रहे हैं बीजेपी सरकार की तरफ से कि हमारे पास बड़ा रोड मैप और है, 5 साल और आएंगे तो उत्तर प्रदेश को और बेहतर प्रदेश बनाएंगे, तो कैसे संभव हो पाएगा बिना जीते हुए? देखिए, बड़ा अब ये पूर्व के जो वक्ता थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि किसी भी प्रदेश का विकास के लिए सिर्फ उनको नौकरी रोजगार दे देना, पेट्रोल डीजल के का दाम कम कर देने, ये सिर्फ इन सबको सबसे पहला काम होता है किसी भी राज्य और किसी भी देश में कानून व्यवस्था का उत्तम होना। कानून व्यवस्था उत्तम होगा तो वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो वहां पे रोजगार उत्पन्न होंगे, रोजगार उत्पन्न होंगे तो वहां के जिस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आएंगे वहां पे विकास स्वतः होना शुरू हो जाएगा। परंतु उसमें सबसे बेहतर जो होगा, वो जो जरूरी कार्य है वो है सुरक्षा व्यवस्था। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था
पूर्व की सरकारों में आज की सरकार में कितने का अंतर। और हमारे सपा के एक मित्र ने कहा कि जनता आकलन करती है। बिल्कुल मित्र, जनता एकदम आकलन करती है। आज की कानून व्यवस्था और आज की कानून व्यवस्था, वो दोनों का आकलन कर रही है। और वो आकलन करके जब याद करती है आपके सपा सरकार को तो भयभीत हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर का दंगा बोला है, काउंटर कर सकते हैं शामली का आप, सभी फ्री हैं, कोई कहीं भी काउंटर कर सकते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता भूल गई कि आजमगढ़ में और मऊ में और गोरखपुर में आपकी सरकारों में कैसे दंगे होते थे? तो आपके दंगाई सरकार का और आज का समय है कि जब अपराधी ये कहता है और जज के सामने जाके ये कहता है कि नहीं मुझे जेल में रहना, मुझे बाहर नहीं जाना है। चलिए ठीक तो है, ये सुशासन की व्यवस्था। ठीक है ओंकार जी देखिए, आप तो बड़ा रिलैक्स महसूस करते होंगे सर। ठीक है, लड़ो झगड़ो, तुम लोग को जो करना है, तुम्ही लोग की सरकार रही है, कानून व्यवस्था की बात करो, ये करो। हर साल कुछ नया होता है कांग्रेस को करने के लिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 32-33 साल हो गए सर, 32-33 साल। और एक प्रवक्ता आए थे आपके कांग्रेस के, वो 34 साल वर्सेस 33 साल वर्सेस 34 साल पता नहीं क्या बोल रहे थे। मैं उनसे बोला कि 34 साल पहले की कहानी कौन याद रखता है सर, है ना। इधर अभी साल भर से प्रियंका गांधी क्या कर रही है उसकी बात कीजिए ना। माहौल तो मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि माहौल, बिना माहौल बनाए कैसे चुनाव जीतेंगे। देखिए गौरी शंकर जी, अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे और उसके पहले डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर सुरेन जी, कि नौकरी देने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक कानून व्यवस्था शांति नहीं होगी। मेरा ये कहना है कानून व्यवस्था तभी शांति होगी जब लोगों को रोजगार मिलेगा। बिना रोजगार के कानून व्यवस्था शांति नहीं हो सकती। कारण जब आदमी को खाने को नहीं रहेगा तो शांति नहीं होगी। आप बाहर निकलेंगे, लोग आपको लूटेंगे, आपको मारेंगे, आपके साथ बदतमीजी करेंगे, क्योंकि उनको 4 पैसे चाहिए। सही बात। तो इसलिए दोनों चीजों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। रोजगार की व्यवस्था तो सरकार की पहला जिम्मेदारी है, चाहे वो उद्योग के मार्फत से दिलवाए और चाहे वो नौकरी के मार्फत से दिलवाए, ये उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसके साथ में कानून व्यवस्था को ले। अब कानून व्यवस्था उनके हिसाब से ठीक हो गई क्योंकि जो चुनिंदा माफिया लोग थे। अच्छा सर एक ईमानदारी सर, ओंकार जी एक सेकंड, हाँ, जो किडनैपिंग किया करते थे उनको आपने उठा के बंद कर दिया। उसमें कई मर भी गए, कई भागने की कोशिश की, इनकाउंटर हुआ, मार दिए गए, वो एक अलग बात है। लेकिन आप बताइए क्या अपराध रुका? कितनी बलात्कार की घटनाएं हुई, कितनी क्या कहते हत्याएं हुई। हर जगह हमारी नेता प्रियंका गांधी वहां पहुंची, सरकार के भी लोग पहुंचे, उन्होंने उनके लिए मुआवजे भी दिए। कहां नहीं हुआ, चाहे हाथरस। ओंकार जी एक सवाल का जवाब बड़ा ईमानदारी से दीजिएगा सर, बहुत ईमानदारी से मैं जानना चाहता हूं थोड़ा। चूंकि बीच में जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी हैं, तो ये दोनों तो खैर नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है आप इसका आंसर दीजिएगा। आप जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अभी बीजेपी की सरकार है, तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को जद्दोजहद किसके कार्यकाल में करना पड़ा अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर? हम दोनों में बराबर तो नहीं होगा ना सर, कम बेसी तो कुछ होगा ना, बताइए तो इसको। कम बेसी का आंकड़ा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब जहां परेशानी हुई है, आप देखिए जितना प्रियंका गांधी दौड़ी है और चारों तरफ गई हैं, आप देखिए जो घटना यहाँ हुई है अभी लखीमपुर खीरी में सर, ऐसा तो नहीं सर कुछ अलायंस वाला असर अभी तक हुआ, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस ने किया। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि कुछ अलायंस वाला असर सर अभी तक तो नहीं है ओंकार नाथ जी के पास। दो लड़के आए थे कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए, दोनों लड़के अलग अलग हो गए, तो ओंकार जी अभी तक उससे ग्रसित तो नहीं है। देखिए अगर वो गलतियां कांग्रेस से न हुई होती और हमारा असेसमेंट गलत ना हुआ होता तो आज हमारी ये दशा भी ना होती। तो गलतियां तो होती हैं। ठीक है, नहीं सर आप नो डाउट सर, ओंकार जी को मैं एक ईमानदार प्रवक्ता के तौर पर मैं हमेशा से मानता हूँ, और इस हमारे नेता ने भी ये कहा बिल्कुल सर, हम आगे कोई समझौता नहीं करेंगे। चलिए सर, मैं दीपक, आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि लोग तरह तरह की जाति और धर्म की राजनीति में उलझे हुए हैं। कांग्रेस ने इससे हट के इतर आते हैं ओंकार जी, अब मुद्दों की समय निकल रहा है, आपका समय खत्म हो गया सर ओंकार जी। दीपक शंखदार जी के पास आते हैं। हिंदुत्व राष्ट्रवाद का नाम जैसे ही बोला जाता है दीपक, तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। हर किसी को हिंदुत्व कहलाना, हिंदुत्व के साथ खुद को जुड़ा देखना अच्छा लगता है, और हर लोग जुड़ा हुआ भी है।
राष्ट्रवाद तो लोगों के खून में होना चाहिए, लेकिन इस पर इतनी सियासत क्यों सर? जन्म लेने के साथ ही हिंदुत्व के साथ लोग जुड़ जाते, जन्म लेने के साथ ही उसमें राष्ट्रवाद है ना धीरे धीरे भरी जाती है। फिर इतनी राजनीति क्यों होने लगी इस पर? और इस राजनीति की वजह से आरएसएस पर, बीजेपी पर लगातार विपक्ष की तरफ से प्रहार होते रहे कि आप लोगों ने अपना एक हिंदुत्व तैयार कर लिया, अपना एक राष्ट्रवाद तैयार कर लिया। ऐसा तो है या नहीं है, बताइए दीपक। राष्ट्रवाद जो शब्द है वो यूनिवर्सल है, आप समझिए, राष्ट्रवादिता में यूनिवर्सलिज्म है। और गौरी शंकर जी, यदि शरीर हिंदुस्तान है तो आत्मा हिंदुत्व है, ये समझना पड़ेगा। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। यदि हिंदुस्तान शरीर है तो आत्मा उसकी हिंदुत्व है, ये समझना पड़ेगा। और इसका राजनीतिकरण उन लोगों ने किया जिन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी इस राष्ट्र में। इस राष्ट्र में जिन्हें अल्पसंख्यकों के लिए संतुष्ट करना था, उनको अपना वोट बैंक बनाना था, उन लोगों को दिक्कत हुई हिंदुत्व से। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी आत्मा में, इस हिंदुस्तान में जन्म लेने वाले प्रति व्यक्ति की आत्मा में हिंदुत्व है, उसके आचरण में, उसकी सभ्यता में, उसकी संस्कृति में हिंदुत्व है, और वो प्रतिलक्षित होता है। तो समाजवादी पार्टी कहते हैं, बीजेपी के ऊपर प्रहार करते हैं कि बीजेपी का अपना हिंदुत्व है, बीजेपी का अपना राष्ट्रवाद है। समाजवादी सरकार के जब माननीय नेता जो थे, रक्षा मंत्री थे, तो इन्होंने तो कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। बोल सकते हैं ओंकार जी, संस्कार का क्या आप काउंटर कर सकते हैं इनको। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, संस्कार का क्या इस तरह की परिकल्पना जो वो कर रहे हैं, आते हैं कि राम भक्तों इस तरह की जो परिकल्पना कर रहे हैं कि हिंदुस्तान आत्मा है, हिंदुस्तान अगर शहर है तो हिंदुत्व उसकी आत्मा है। प्रदेश के इतने जिम्मेदार व्यक्ति होने के। सुनिए दीपक जी, दीपक जी आपने जो कहा उसका एक काउंटर आ रहा है, सुनिए आप। दीपक जी मेरी बात सुन लें। आपने कहा कि अगर हिंदुस्तान एक देश है तो हिंदुत्व उसकी आत्मा है। इस हिंदुस्तान में हिंदुत्व के न मानने वाले भी बहुत से लोग रहते हैं, और मेरे मित्र ऐसे ही बहुत से हिंदू जो हैं वो विदेशों में भी रह रहे हैं, जो वहाँ के नागरिक हो गए। और अगर उनको आप इस तरह वहाँ पर निजी नहीं है, मेरी बात आप बोल लीजिएगा, मैं सुन रहा था। जन्म लेते हैं मैं अपना ये जानना चाह रहा हूँ, पिता की बात नहीं मानता तो पुत्र अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे बताइए ना। जब मेरी बात सुनेगी तभी जवाब देंगे। अगर आप अपनी ही बोलेंगे मेरी बात सुनिए फिर जवाब देंगे। पिता तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि उस एनआरआई को जिसके लिए, चलिए सर बड़ा लंबा हो जाएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हाजिर होते हैं, आते हैं। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। यूपी में बदलाव की बयार बह रही है। सीएम योगी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। यूपी आज भयमुक्त हो गया है। यहाँ कानून का राज है। अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। यूपी की कानून व्यवस्था आज एक नजीर बन गई है। माफिया सरगनाओं को आर्थिक चोट मिल रही है। यूपी में 1866 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण, 11,864 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी, प्रदेश के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। अपराध और अपराधी कोई भी हो, अगर वह कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो सरकार का बुलडोजर हमेशा उसके लिए तैयार रहता है। आज बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से यूपी दंगा मुक्त हो गया है। प्रदेश की जनता सुकून की सांस ले रही है। यानी यूपी में अब कानून का राज है।
जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। कहा जा रहा है कि सारे मुद्दे एक तरफ और हिंदुत्व का जो सियासी हथियार है वो एक तरफ है। इसका इस्तेमाल कैसे होगा अलग बात है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है उसमें जो भी पार्टी इसका इस्तेमाल की उसे जीत मिलती रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सभी आजकल इस तरह के कार्ड का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, चाहे ब्राह्मण कार्ड के जरिए करें, परशुराम की मूर्ति लगाने की बात करें या फिर जनेऊ धारण कर लें, जो भी है। चलते हैं इस वक्त शौकत अली जी के पास चलते हैं। शौकत अली जी, एक बात बताएं, खूब भीड़, ठीक है, इकट्ठा भीड़ आ रही है अखिलेश यादव की रैलियों में, लोग आ रहे हैं, सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, अलग स्टाइल से अखिलेश यादव भाषण भी देते हैं। मुझे थोड़ा सा एक चीज़ बहुत मतलब बारीकी से इस बात को समझने की ज़रूरत है। आप लोग भाषण में, मैं देख रहा था अखिलेश यादव अगर आधा घंटा भाषण देते हैं, 20 मिनट, अगर 20 मिनट मान के चलिए 20 मिनट भाषण देते हैं, तो 2 से 3 मिनट ही महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन की बात करते हैं। बाकी 17 मिनट उनके भाषण में बीजेपी पर प्रहार होता है, योगी, सीएम योगी, पीएम मोदी पर प्रहार होता है। ऐसा क्यों सर? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों का भी एक सियासी हथियार है कि बीजेपी की जहां जहां सरकार है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमले किया जाए और लोगों को जो है अपने पक्ष में लाया जाए? ये रणनीति है क्या, बताइए ना थोड़ा सा। देखिए गौरी शंकर जी, विपक्ष एक आईना होता है सत्ता पक्ष का, और विपक्ष अपना काम कर रहा है। जब सत्ता पक्ष कोई गलत काम करता तो विपक्ष उसे आईना दिखाने का काम कर रहा। जिस तरह वरिष्ठ पत्रकार अभी आईना दिखाने का काम कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो आईना सत्ता पक्ष की जगह मुझे दिखाने का काम कर रहे थे। अभी हमारे क्योंकि पत्रकार हैं वो बहुत अध्ययन करते होंगे, साथ ही हमारे कह रहे थे कि कोई भी सरकार हो तो पहले शांति व्यवस्था की बात करे, शांति व्यवस्था करते तो रोजगार खुद ब खुद आ जाएगा। कौशिक जी, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि आप पत्रकारिता करते हैं, आप ज्यादा चीज अच्छे समझ पाते होंगे। आप बताइए, शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी किस पे है? मुझे लगता है कि पुलिस पे है। और आप बताइएगा जरा अध्ययन करके कि आज पुलिस क्या कर रही है। आपको शायद कौशिक जी जानकारी ना हुई हो, पुलिस के खिलाफ डकैती के मुकदमा पंजीकृत हुए हैं। आपकी सरकार में तुलना बिल्कुल नहीं। शौकत अली साहब बिल्कुल सहमत, मैं सहमत हूं आपकी बात से। नहीं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, ये भी तुलनात्मक अध्ययन बता दें। नहीं, मैं सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। अब मैं बहुत धैर्य से सुन रहा था, मैं तीखा टिप्पणी नहीं करता हूं। जी जी। पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे एक उदाहरण बताइएगा अखिलेश की सरकार में पुलिस ने किसी की हत्या की हो, और मैं आपको 10 उदाहरण बताऊंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि कितनी पुलिस ने हत्याएं की है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में तमाम हत्याएं पुलिस ने कर दी, अपराधियों से ज्यादा अपराध तो इनके उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा देने वाली पुलिस है वो करने का काम कर रही थी। अभी एक हमारे संघ के साथी बोल रहे थे, बड़ा आश्चर्य हो रहा था, हमको जो है हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया जा रहा था। बड़ा दुर्भाग्य, वो बोल रहे थे कुछ पार्टियां अल्पसंख्यकों की पैरोकारी करती हैं, उनको ये भी नहीं पता कि अल्पसंख्यक होते कौन कौन हैं, उनको जानकारी नहीं है। इनके जैसे पोंगा पंडितों ने सनातन धर्म के युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। दीपक शंखधार, जिनको सनातन, आप सुन लीजिए, जिनको सनातन का सा नहीं पता, आपके जवाब का काउंटर हो रहा है, आप कर सकते हैं। संघ के विचारक बन गए। इनकी गलतियों की वजह से आज तमाम सनातन धर्म के युवा बेचारे गुमराह हो गए, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। इनकी गुमनामी की वजह से, इनकी गुमराही की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं पूछ पाते हैं। अपने भविष्य की वो चिंता करते हैं लेकिन सवाल दोहरा नहीं पाते, क्योंकि ये लोग उनको गुमराह करने का काम करते हैं, हिंदुत्व का गलत पाठ पढ़ाने का काम करते हैं। सनातन धर्म का काम ये नहीं है। सनातन धर्म बहुत
बहुत अच्छा धर्म है, उसका हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन इन जैसे पोंगा पंडितों ने अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक कह के उनको गुमराह कर दिया। इनसे कोई पूछे अल्पसंख्यक में कौन कौन आते हैं, खाली मुसलमानों की तरफ उंगलियां मत उठाया करो, अल्पसंख्यक में तमाम और जातियां भी हैं, आपको जानकारी अधूरी होती। लेकिन क्या करूं, आपकी तो ये दुकान है। चलिए ठीक है, ये पोंगा पंडितों वाला ठीक है, सुनिए शौकत आपने सवाल उठाया तो उसका हाँ सुनिए, आप भी सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं। आपके कार्यकाल में 2012 से 2017 तक 60 से ऊपर पुलिस के ऊपर डकैती के मुकदमे दर्ज हुए, 28 से ऊपर 28 हत्याओं के मुकदमे दर्ज हुए। अब सुन लीजिए ना, मैं सुनिए अब इस डिबेट के बाद सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप सुनेंगे, आप सुनेंगे नहीं, मैं शांत हो गया ना। सुन लीजिए, कहना भी है, समाज को सच्चाई बताइए। मैं बता रहा हूँ, अरे अब आप सुनना नहीं चाहते, अब आप सुनना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। शौकत जी आपने सवाल उठाया, आपने सवाल उठाया तो इसका जवाब पूरी बात आप सुनना नहीं। डॉक्टर सुनील बताइए अपनी बात। अरे महाराज एक बार अब सुनिए, अरे भैया शौकत अली साहब, अरे शौकत अली साहब, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, आप सुनेंगे नहीं, अब आप सुनेंगे नहीं। अरे प्रवक्ता सुन लो, अरे सुन लो ना, प्रवक्ता लिख लिया, बचाव पक्ष रखिए। चलिए आपने लिख लिया, आपको वो संस्कार है जो आपके नेताजी ने मीडिया के ऊपर हल्ला बोल भी बोला। ये तो आपके संस्कार पार्टी के हैं कि मीडिया को तो टारगेट आप करोगे, सुनोगे कहां आप? नहीं, आप सुनोगे क्या? अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को पीटा जाएगा? नहीं, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को पीटा जाएगा। अखिलेश की सुन लो, आप अखिलेश की पत्रकारों को बाहर फेंका जाएगा। ये आपकी पार्टी के संस्कार है। आप सुन लीजिए ना, आप पूरी बात सुनेंगे नहीं। अब आपको मैंने आईना दिखाने का काम किया तो आप सुनेंगे नहीं, आप सुनेंगे नहीं, आप अब सुन लीजिए ना। अरे मैं शौकत जी आप सुन लीजिए, आप सुनो ना। शौकत जी 700 से ऊपर इनकाउंटर हुए हैं बीजेपी की सरकार में। आपकी सरकार में कितने इनकाउंटर हुए आप बताओ ना, आपकी सरकार में कितने इनकाउंटर हुए? 700 से ऊपर इनकाउंटर बीजेपी की सरकार में हुए। आप बताइए, आप नहीं, अरे आप बताइए ना। आप हमने सब देखा है कि कैसे शाम को घर से उठा लेते थे और शाम को 20 लाख 10 लाख मांग के किडनैप करके छोड़ते थे। अरे हमें मत बताइए सब चीजें। चलिए सर, शौकत अली हमें मत बताइए सब चलिए सर, देखिए हमने मुलायम सिंह की सरकार को भी देखा है, अखिलेश की सरकार को भी देखा है, ये हमें मत बताओ। आपने अखिलेश यादव की सरकार को देखा होगा, हमने मुलायम सिंह की सरकार को भी देखा, अखिलेश यादव की सरकार को भी देखा हमने, और आपकी पार्टी का हल्ला बोल भी हम लोगों ने झेला है। ये हमें मत बताइए सारी चीजें। आपकी पार्टी के संस्कार हैं। बीजेपी की सरकार में 700 से ऊपर इनकाउंटर हुए। आप मुझे बता दो आपकी सरकार में कितने इनकाउंटर हुए? मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन अब आप आरोप लगाओगे, अब सही आईना दिखा दिया नहीं, आप दिखा दिया तो आरोप आप लगाओगे। आप हल्ला बोल पे बोलो ना, नहीं कार से होगी गोली में बोलिए आप कि आपके नेता कहते हैं बलात्कार में गलती हो जाती है, उस पर बोलिए आप, उस पर भी नहीं बोलोगे आप। यही वजह है, उस पर नहीं बोलोगे आप। वही आप सुन लीजिए, आपकी गलती नहीं है, आप सच्चाई का बिल्कुल सच्चाई आपकी सरकार होगी। एक मिनट दिखाएंगे डॉक्टर सुनील को भी दिखाएंगे, डॉक्टर सुनील भाजपा को भी दिखाएंगे, डॉक्टर सुनील जहां भाजपा डॉक्टर सुनील और शौकत अली आप दिखाएंगे। कृपया करके आप दोनों आप थोड़ा सा ठीक है, अपनी अपनी बात रख ली आप। ओंकार जी क्या कहना चाह रहे हैं सर, बताइए, इस बात खत्म करेंगे प्रोग्राम को। देखिए, बहुत हम लोगों ने बहस कर ली, हम लोगों ने बहुत बहस कर। अब जब हमारी एक बात सुन ले, आपके इस चैनल पे जनता को बताते हैं जो परेशानी जनता की, वो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। देखिए, लखनऊ के अंदर बलरामपुर सिविल हॉस्पिटल, मेडिकल यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया, पीजीआई, इसके अलावा सहारा हॉस्पिटल, वेदांता के बाद ये आपका ये है अपोलो, और कुछ छोटे हॉस्पिटल है जैसे आपका मेयो है, ठीक है, सेंट जोसेफ है, इस तरह के बहुत अस्पताल। हाँ। तो आप जरा अगर इसको देखिए, 10 से 15% तो खाली लखनऊ के इसमें मिलेंगे, और सरकारी अस्पताल नहीं, प्राइवेट में तो और भी कम मिलेंगे। हाँ। और बाकी सारे के सारे बाहर के उत्तर प्रदेश से आते हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया है, हर जिले में अस्पतालों की भरमार हो गई है, और कोई यहाँ नहीं आने वाला है। तो मित्र, आपको माध्यम से चलिए, बिल्कुल सर, देखिए क्या है, देखिए एक हम लोग आज यही तो बात कर रहे थे कि हर लोगों के पास अपने अपने मुद्दे हैं, हर मुद्दों पर लोग
आज जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जब आने वाला है तो लोग माहौल बनाएंगे ना। माहौल कैसे बनेगा? अखिलेश यादव अलग तरीके से बना रहे हैं, जैसा शौकत अली जी यहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वैसे ही अखिलेश यादव बना रहे हैं। बाकायदा कृष्ण मोहन पांडे जी का अपना एक तरीका है माहौल बनाने का। प्रियंका गांधी भी माहौल बना रही हैं। आपने कहा कि देखिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को उतनी ही जद्दोजहद करनी पड़ रही है कानून व्यवस्था को लेकर। कृष्ण मोहन पांडे कह रहे हैं कि जबरदस्त कानून व्यवस्था है, और कई लोग तारीफ कर रहे हैं। आप सभी यहां पर आए, लेकिन मेन चीज यही है सर कि जब हम लोग डिबेट करते हैं तो इसका फायदा होना चाहिए, जनता को समझ में आए कि कौन क्या कर रहा है। मुझे लगता है जनता सबसे बेहतरीन दिमाग है ना, सबसे बेहतरीन दिमाग, सियासी दिमाग अगर किसी के पास है तो जनता के पास है। और राजनीतिक पार्टियां कुछ भी करें, जनता को जो करना है वही करके दिखाएगी। इसलिए 3-4 महीने का खेल है, हम सभी इसी तरह से आएंगे, डिबेट करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें अपनी जनता तक पहुंचाएंगे। आप सभी यहां पर आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री